हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे थे और जैसे ही 6 बजे टेबल पर रखा मोबाइल बज उठा, जिसमें अलार्म की आवाज आ रही थी। बेड पर सो रही प्रिया ने कंबल के अंदर से अपना हाथ निकालकर अलार्म को बंद किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन प्रिया के साथ उसी बेड पर सो रहे उसके भाई की नींद भी खुल चुकी थी। नींद खुलते ही उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया को अपनी ओर खींच लिया। इस पर प्रिया कहती है, क्या कर रहे हैं भैया, प्लीज छोड़िए ना, सारी रात तो आपने वैसे भी सोने नहीं दिया, अब तो सोने दीजिए भाई, कहते हैं तुम्हें आईफोन चाहिए ना। प्रिया करवट बदलते हुए हमें सिर हिलाकर मुस्कुराने लगती है और अपनी बाह फैला देती है। भाई उसे अपने में समेट लेते हैं। तभी प्रिया कहती है कि भैया जो भी करना है जल्दी कीजिए, मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं। भाई हंसी में कहते हैं, आने दो, अगर मम्मी पापा आ भी गए तो मैं तुम्हारी मम्मी को अपनी दूसरी साइड पर सुला लूंगा, और तुम्हारे पापा तो एक नंबर के डरपोक हैं। दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे और दोनों मिलकर फिर से टहलका मचाने लगते हैं। राजेंद्र प्रसाद फरीदाबाद के रहने वाले थे, एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार और विकास के लिए जाना जाता है, और उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। वह एक साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उनका जीवन एक अनुशासन और सादगी का प्रतीक था, जहां हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना उनकी दिनचर्या थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी जिनका नाम नवनीता था और उनकी उम्र 40 से 42 साल के बीच थी। नवनीता अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और आधुनिक सोच के लिए जानी जाती थी। नवनीता न केवल एक मॉडर्न महिला थी, बल्कि उनका खुद का एक ब्यूटी पार्लर भी था, जो शहर के सबसे व्यस्त और नामी जगहों में से एक था। नवनीता की सोच में आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर जीने की भावना झलकती थी, और यही गुण उनकी बेटी प्रिया में भी दिखता था। प्रिया, जो 20 साल की युवा और ऊर्जावान लड़की थी, अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शौक और रहन सहन में किसी भी तरह की कमी नहीं रखती थी। जहां तक सुंदरता की बात है, नवनीता अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन उनकी बेटी प्रिया उनकी तुलना में कहीं अधिक सुंदर थी। प्रिया की खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास और उसका फैशन सेंस उसे उसकी उम्र की लड़कियों के बीच एक अलग पहचान दिलाते थे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह अपनी पत्नी और बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। उनकी आमदनी बस इतनी थी कि परिवार का गुजारा हो सके और जरूरी जरूरतें पूरी हो जाएं। फिर भी उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन माँ और बेटी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और उनकी आधुनिक जीवन शैली का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था। जिंदगी उनके लिए खींचतान और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। जहां एक तरफ राजेंद्र प्रसाद जी अपनी सादगी और सीमित संसाधनों में खुश रहने की कोशिश करते, वहीं नवनीता और प्रिया अपने शौक, इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहती थीं। राजेंद्र प्रसाद की बेटी प्रिया जब भी कॉलेज जाती तो वहां अपनी सहेलियों और दोस्तों के लाइफस्टाइल को देखकर मन ही मन यह सोचती कि काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती। काश वह भी महंगे कपड़े पहन पाती, शानदार गैजेट्स इस्तेमाल कर पाती और उन जैसी आज़ादी से जिंदगी जी पाती। उसके दिल में यह कसक अक्सर रहती थी, लेकिन वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। उधर घर में राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी नवनीता के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी। नवनीता अपने शौक और जरूरतों के लिए अधिक पैसे मांगती, जबकि राजेंद्र प्रसाद अपनी सीमित आय का हवाला देते हुए असमर्थता जताते। इसी खींचतान के बीच एक दिन राजेंद्र प्रसाद ऑफिस पहुंचे तो देखा कि ऑफिस का माहौल कुछ बदला बदला सा था। पता चला कि पुराने बॉस का ट्रांसफर हो गया है और उनकी जगह एक नया बॉस आया है। तभी ऑफिस के केबिन से एक स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह पूरे स्टाफ का स्वागत करते हुए कहता है,
हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज से आपका बॉस हूँ। लेकिन याद रखें, मैं आपका बॉस नहीं, बल्कि आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे मुझे आपको यह याद दिलाना पड़े कि मैं आपका बॉस हूँ। उसकी बात पर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए हंसने लगते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद आदित्य ने किसी जरूरी काम के सिलसिले में राजेंद्र प्रसाद को अपने केबिन में बुलाया। काम की बातें खत्म होने के बाद बातचीत के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, सर, आप कहाँ रहते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? इस पर आदित्य ने बताया, मैंने यहाँ एक फ्लैट किराए पर लिया है और फैमिली में मैं अकेला हूँ। मेरी शादी 7 साल पहले टूट चुकी है और अब मैं अकेले ही रहता हूँ। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, घर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सर, अगर आप बुरा न माने तो जब तक आपका घर सेट नहीं हो जाता, क्या आप हमारे घर डिनर पर आ सकते हैं? मेरी पत्नी को भी खुशी होगी। पहले तो आदित्य मना कर देता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के बार बार आग्रह करने पर वह सहमति जता देता है। घर जाकर राजेंद्र प्रसाद ने यह सारी बातें अपनी पत्नी नवनीता को बताईं। पहले तो नवनीता चिढ़ गई और कहा, अब ऑफिस के बॉस को भी घर बुलाओगे? ये क्या नई बात है? लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद के समझाने पर वह मान गई। रात के ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। नवनीता ने दरवाजा खोला और सामने एक हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी फिट बॉडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ने पहली नजर में ही प्रभाव छोड़ा। वह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि राजेंद्र प्रसाद का बॉस आदित्य था। जब आदित्य ने नवनीता को देखा तो वह उसे देखकर हैरान रह गया। नवनीता की खूबसूरती इतनी अधिक थी कि आदित्य के दिल में घंटियां बजने लगीं। उसकी नजरें कुछ पलों के लिए ठहर गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं आदित्य हूँ, राजेंद्र प्रसाद का बॉस। नवनीता ने मुस्कुराते हुए आदित्य का स्वागत किया और उसे अंदर आने का इशारा किया। यहाँ आपकी दी गई स्क्रिप्ट को विस्तृत और प्रभावशाली शैली में लिखा गया है, जिसमें बीच बीच में जगह छोड़ी गई है और भावनाओं को और अधिक जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आदित्य सोफे पर आराम से बैठ जाता है और नवनीता डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाने लगती है। वह अपनी बेटी प्रिया को आवाज लगाती है, प्रिया, नीचे आओ, हमारे मेहमान आए हैं। प्रिया सीढ़ियों से उतरते हुए आती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वह अपनी शालीनता से आदित्य का अभिवादन करती है। राजेंद्र प्रसाद जी ने हंसते हुए प्रिया और आदित्य का परिचय करवाया। यह मेरी बेटी प्रिया है और यह हैं हमारे नए बॉस, आदित्य सर। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हेलो प्रिया। डिनर शुरू होता है और सब साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन डिनर के दौरान आदित्य की नजरें बार बार सिर्फ नवनीता पर टिक जाती हैं। वह नवनीता की हर हरकत को देखता, उसकी सुंदरता में खो जाता और यह महसूस करता कि वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा है। डिनर खत्म होने के बाद नवनीता ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, अब आप रोज यहाँ डिनर करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आदित्य ने मना करते हुए जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, आप पहले ही इतना कर चुकी हैं। लेकिन नवनीता ने जिद पकड़ ली, नहीं, अब यह तय हो चुका है, आप रोज आएंगे। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, और चला गया। उधर राजेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, चलो इसी बहाने शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी नवनीता के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आदित्य, जो करीब 35 साल का था, अपनी फिटनेस और व्यक्तित्व के कारण अपनी उम्र से काफी छोटा दिखता था। अब वह नियमित रूप से हर दिन उनके घर डिनर करने आने लगा। हफ्ते भर में आदित्य परिवार के साथ इतना घुल मिल गया कि वह नवनीता से आंखों ही आंखों में बातें करने लगा। धीरे धीरे आदित्य और नवनीता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए और फोन पर चैटिंग शुरू कर दी। चैटिंग के दौरान आदित्य ने नवनीता से अपने दिल की बात कह दी। नवनीता ने भी फोन पर ही उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब दोनों को बस एक मौके की तलाश थी।
इस दौरान आदित्य ने राजेंद्र प्रसाद को प्रमोशन का लालच देकर बार बार ऑफिस के काम से बाहर भेजना शुरू कर दिया। प्रमोशन की चाहत में राजेंद्र प्रसाद ज्यादा मेहनत करने लगे और शहर से बाहर जाना उनकी मजबूरी बन गई। एक दिन जब राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, आदित्य अचानक उनके घर पहुंच गया। उस समय घर पर केवल नवनीता थी, क्योंकि प्रिया कॉलेज गई हुई थी। घर में कोई तीसरा नहीं था और यह मौका दोनों के लिए सुनहरा बन गया। दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और एक दूसरे से लिपट गए। वहीं सोफे पर दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। काम खत्म होने के बाद आदित्य घर से चला गया। अब आदित्य का इस घर में आना जाना आम हो गया था, चाहे दिन हो या रात, वह अक्सर घर पर मौजूद रहता। इधर प्रिया यह सब कुछ नोटिस करने लगी थी। उसे शक था कि उसकी माँ और आदित्य के बीच कुछ खास चल रहा है, लेकिन वह कभी रंगे हाथों उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। एक दिन अचानक प्रिया कॉलेज से जल्दी घर लौट आई। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि आदित्य और उसकी माँ बड़ी तेजी से हड़बड़ाहट में थे। आदित्य ने नवनीता का मुंह दबा दिया था ताकि वह कोई आवाज न कर सके। प्रिया ने यह सब देखा, लेकिन चुपचाप वहां से वापस लौट गई और बाहर चली गई। जाते वक्त उसने जानबूझकर आवाजें की ताकि उसकी माँ को लगे कि वह अभी अभी घर पहुंची है। प्रिया घर में लौटती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। आदित्य और नवनीता जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके हॉल में आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब जब भी आदित्य घर पर आता तो प्रिया और नवनीता दोनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता था, लेकिन अपनी माँ को आदित्य के साथ वह सब करते हुए देखकर प्रिया का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह नहीं सोच रही थी कि उसकी माँ पिताजी को धोखा दे रही है, बल्कि उसका दिमाग इस ओर दौड़ रहा था कि अगर वह आदित्य को अपने जाल में फंसा ले तो अपनी सारी जरूरतें वह आदित्य से पूरी करवा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसे आदित्य को अपने पीछे दीवाना बनाने की जरूरत थी, फिर वह अपने इस प्लान को अमल में लाने में लग जाती है। इसके बाद से उसने अपना रहन सहन सब कुछ बदल दिया। अब जब भी वह आदित्य के सामने आती तो वह शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट पहनकर आती थी, ताकि आदित्य उसे नोटिस करें और उसे उस नज़र से देखें। अब ढीले नाड़े वाले आदमी से यह उम्मीद करना कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पाए, यह संभव नहीं था। अब प्रिया भी उससे डबलमी बातें करने लगी थी और उनके साथ हंसीन जाग करती थी। धीरे धीरे वह प्रिया की ओर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन प्रिया की माँ को इस बात का जरा भी आभास नहीं था, क्योंकि अपनी माँ के सामने प्रिया हमेशा बहुत सतर्क रहती थी। एक दिन दोपहर के समय जब आदित्य घर आकर डोरबेल बजाता है तो प्रिया ही दरवाजा खोलती है। उस वक्त प्रिया शॉर्ट्स और डीप नेक वाली टी शर्ट पहने हुए थी, जो कि बहुत छोटी थी, जिसमें से उसका पूरा वजूद साफ देखा जा सकता था। आदित्य उसे इस तरह से देखता है कि वह पागल सा हो जाता है। वह उसे अंदर ले आता है और जब वह पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, तो प्रिया जवाब देती है, वह किसी काम से मार्केट गई हुई है। इसके बाद प्रिया सोफे पर बैठकर अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने लगती है। आदित्य भी थोड़ी दूरी पर कुर्सी पर बैठा होता है और प्रिया को घूरे जा रहा होता है। आदित्य पूछता है, तुम क्या कर रही हो? प्रिया जवाब देती है, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ। आदित्य कहता है, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और फिर वह उठकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और मदद करने के बहाने से उसे इधर उधर छूने लगता है। प्रिया को लगता है कि यह सही मौका है, इसलिए वह कोई विरोध नहीं करती और पूरी तरह से उसके साथ मिलकर समर्थन करने लगती है। इसके बाद आदित्य उसकी तरफ बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगे थे। दोनों का संबंध धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और वे एक दूसरे में खोने लगे थे। उनका कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ था कि तभी डोर बेल बजती है। अचानक से दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद आदित्य दूर जाकर बैठ जाता है और प्रिया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर नवनीता खड़ी होती है। आदित्य को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, अरे, आप कब आए? आदित्य जवाब देता है, बस अभी आया और बैठ गया हूं। प्रिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। यह मौका अच्छा था, क्योंकि आदित्य अधूरी स्थिति में था और नवनीता भी प्यासे थे। वह बेडरूम में जाकर दोनों मिलकर टहलका मचाते हैं। अब आदित्य और प्रिया फोन पर चैट करने लगते हैं।
प्रिया जो भी चाहती आदित्य उसे पूरा करता रहता। आदित्य प्रिया से गंदे गंदे चैट करता था, लेकिन प्रिया उसे मना नहीं करती थी, बल्कि उसकी आंखों को और ज्यादा भड़काने लगती थी। इसी बीच कुछ ऐसा घटित होता है कि प्रिया की नानी यानी नवनीता की मां का निधन हो जाता है। प्रिया के एग्जाम भी चल रहे थे और उसके माता पिता को यह चिंता होती है कि प्रिया को अकेला छोड़कर वे कैसे जाएं। इस पर प्रिया कहती है, आदित्य भैया है, उन्हें कह दीजिए कि वह ध्यान रखेंगे। वह हमारे घर की तरह यहाँ रात को सो जाएंगे और वैसे भी आप लोग कल शाम तक वापस लौट आएंगे। राजेंद्र प्रसाद को यह सब ठीक लगा और उसने आदित्य को फोन करके सारी बात बता दी। अब आदित्य के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी, जैसे उसके सपने पूरे होने वाले थे। आदित्य ने कहा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। राजेंद्र प्रसाद और गा नवनीता ने उसके इस भरोसे के बाद घर से निकलने का फैसला किया। शाम को जब आदित्य ऑफिस से वापस आता है तो वह साथ में बियर की बोतल भी लेकर आता है। प्रिया और आदित्य दोनों मिलकर बियर पीते हैं और पूरी मस्ती के साथ समय बिताते हैं। यह रात आ चुकी थी जिसका दोनों को बेसब्र से इंतजार था। प्रिया जानती थी कि आदित्य को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए उसे सब्र और चालाकी से काम लेना होगा। उसने पहले आदित्य को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन जब वह करीब आने की कोशिश करता तो वह उसे हल्के फुल्के अंदाज में रोक देती। आदित्य, जो पहले से ही प्रिया के सौंदर्य और चंचलता का दीवाना हो चुका था, उसे कहता, प्रिया, अब और इंतजार नहीं होता, मुझे तुम्हारे करीब आना है। प्रिया हंसते हुए कहती, इतनी जल्दी क्यों आदित्य जी? मैं इतनी आसानी से जन्नत की सैर नहीं करवाने वाली। आदित्य ने छुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कैसे करवाओगी? प्रिया ने अपनी आंखों में शरारत भरते हुए कहा, पहले मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, बताओ क्या चाहिए? प्रिया ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बस एक छोटा सा गिफ्ट, आईफोन। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? हो गया, तुम्हें आईफोन मिल जाएगा। यह सुनते ही प्रिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने आदित्य को अपनी बाहों में समेट लिया और उसी रात दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर जिया। आदित्य, जो उम्र में बड़ा था लेकिन फिटनेस के मामले में नौजवानों को मात देता था, प्रिया के लिए पूरी तरह पागल हो गया। उस रात प्रिया ने अपने सभी शारीरिक और मानसिक हसरतें पूरी कीं। अब आदित्य का इस घर में आना जाना आम बात हो गई। वह बारी बारी से नवनीता और प्रिया दोनों के साथ वक्त बिताने लगा। नवनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी भी इस रिश्ते का हिस्सा बन चुकी है। आदित्य ने इस परिवार को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। एक दिन आदित्य ने राजेंद्र प्रसाद को एक बड़े प्रोजेक्ट के बहाने शहर से बाहर भेज दिया। देर रात जब पूरा शहर सो रहा था, आदित्य नवनीता के साथ उसके कमरे में हर सीमा पार कर रहा था। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे जब अचानक राजेंद्र प्रसाद का काम रद्द हो गया और वह तय समय से पहले घर लौट आया। राजेंद्र प्रसाद ने हमेशा की तरह अपनी सेकंड चाबी से दरवाजा खोला और बेडरूम में गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच दी। उसकी पत्नी और उसका बॉस आदित्य दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे। यह दृश्य देखकर राजेंद्र प्रसाद गुस्से से पागल हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वह जोर से चिल्लाया। नवनीता और आदित्य हड़बड़ाकर उठे और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगे। राजेंद्र प्रसाद ने आदित्य का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए हॉल में ले आया। तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने धमकी दी, मुझे मत छेड़ो वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया, मुझे तेरी नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से जी सकता हूं। नवनीता, जो हमेशा से स्वार्थी थी, उसने अपने पति पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, न तो शारीरिक सुख और न ही आर्थिक सुविधा। तुमने मेरी जरूरतों को कभी नहीं समझा। अगर आदित्य मुझे ये सब दे सकता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर राजेंद्र प्रसाद ने गुस्से में नवनीता पर हाथ उठा दिया। इसके बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ दिनों बाद राजेंद्र प्रसाद का शव उनके कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया। नवनीता और आदित्य इस बात से राहत महसूस करने लगे
कि अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन प्रिया, जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, इस घटना को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। एक दिन प्रिया ने आदित्य और नवनीता की बातचीत सुन ली। बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि राजेंद्र प्रसाद ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मिलकर उसकी हत्या की और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। प्रिया ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने आदित्य और नवनीता के हर गुनाह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नवनीता और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। नवनीता और आदित्य को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की अहमियत होती है। जब भी कोई रिश्ते की बुनियादी धारा में भ्रष्टाचार और स्वार्थ घुसता है, तो उसका परिणाम हमेशा दर्दनाक होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सच्चे और ईमानदार रिश्ते निभाएं, तभी एक मजबूत और खुशहाल परिवार का निर्माण हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और की भावनाओं से खेलना, किसी का भरोसा तोड़ना और झूठ बोलना अंततः किसी को भी दुखी कर देता है। किसी भी रिश्ते में सही दिशा, प्रेम और सम्मान बनाए रखना जरूरी है, ताकि जीवन में सच्चे सुख और संतुष्टि मिल सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम कितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, हमें कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमें अंततः सच्चा सुख और शांति दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।